हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में तिरंगा इंस्टीट्यूट चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं शिवेंद्र सर आज आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में भी महत्वपूर्ण मैप सहित फैक्ट समझाऊंगा जो आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिएगा हम आपको लिए चलते हैं सिंधु नदी तंत्र पर। तो हम आपको बता दें कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी तंत्र क्यों कहलाता है, क्योंकि जब सिंधु नदी में कई नदियां आकर के मिल जाती हैं तो उनकी सहायक नदियों सहित जो समूह बनता है वो सिंधु नदी तंत्र के रूप में जाना जाता है। जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी भारत से नहीं निकली है बल्कि चीन के तिब्बत से मानसरोवर के पास सानो ख्वाब एक वहां पर एक झील है, वहां से निकली हुई है। कौन सी? तो हमारी सिंधु नदी की बात कर रहे हैं। आपको हम मैप के माध्यम से इधर पे बता रहे हैं कि जो इधर पे जिस सानो ख्वाब झील है, यहाँ से सिंधु नदी का उद्गम होता है। जो कहां पर आती है? ये तिब्बत में स्थान है। तिब्बत से निकली हुई ये सिंधु नदी जब धीरे धीरे आगे आती है तो भारत में प्रवेश करती है। भारत में इधर पे आपने देखा होगा, इधर पे जम्मू कश्मीर है, तो इधर पे जब ये इधर पे प्रवेश करती है भारत में, तो जैसे ही ये एंट्री करती है जब सिंधु नदी भारत में, तो उसको एक स्थान पर, एंट्री वाले स्थान को जम्मू कश्मीर में नाम जानते हैं। कौन से? दम चौक। तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि जब सिंधु नदी एंटर करती है, मतलब जब प्रवेश करती है भारत में, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दम चौक के नाम से। वो जम्मू कश्मीर में बहती हुई जाती है तो उसमें एक दो नदियां आकर के मिल जाती हैं। आपको हम बता दें इनकी जो सहायक नदियां बन जाती हैं सिंधु नदी की, वे कौन सी बन जाती हैं? तो देखिए, एक तो आकर के सिंधु नदी में मिलकर आ जाती है कौन सी? स्योक। स्योक आती है। स्योक किसकी सहायक नदी बन जाती है? किसकी बन जाती है जी? जम्मू कश्मीर में आकर के। तो वास्तव में जो स्थान जम्मू कश्मीर के बाहर है, लेकिन जो इधर पे आती है वो स्योक आकर के इसमें मिल जाती है। किसमें? सिंधु नदी में। सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में बहती हुई जा रही थी, लेकिन एक नदी आई, स्योक आकर के मिल गई। लेकिन जो स्योक है, स्योक की भी एक सहायक नदी है, और स्योक की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? नुब्रा। ध्यान रखना है आपको जो नाम नुब्रा। तो नुब्रा आकर के स्योक में मिल जाती है, और स्योक आकर के किस में मिल जाती है? तो इस सिंधु नदी में आकर के मिल जाती है। और जो नुब्रा है, इस नुब्रा का उद्गम कहां से होता है? तो आपने सियाचिन ग्लेशियर का नाम सुना होगा। तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? नुब्रा नदी। और नुब्रा नदी वहां से निकल करके स्योक में मिल जाती है, और स्योक जो सहायक नदी बन जाती है वो किसकी बन जाती है? तो आपको ध्यान रखना है कि वो बन जाती है सिंधु नदी की। सिंधु नदी जब आगे चली जाती है, आगे बढ़ती जाती है, तो जम्मू कश्मीर को क्रॉस करके जब पाकिस्तान में एंट्री डालती है, जब इधर से एग्जिट होती है, इधर से अंतिम चरणों में चलती है, तो उस स्थान को, उस बॉर्डर वाले स्थान को जो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर स्थित है, उसको चिल्लास नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चिल्लास। देखिए, आपको हम बता दें कि जो स्थान बन जाता है, जो चिल्लास, जो स्थान जम्मू कश्मीर में होता है, जब ये प्रवेश करती है तो दम चौक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दम चौक के नाम से जानते हैं। परंतु जब ये अंतिम चरणों में चलती है, सिंधु नदी जब जम्मू कश्मीर से क्रॉस बॉर्डर पर चलती है, तो उधर पे हम उसको जानते हैं किस नाम से? चिल्लास नाम से। अब क्या होता है, अब सिंधु नदी बहती जाती है, चली जाती है, और जब वह पाकिस्तान में प्रवेश करती है तो एक सहायक नदी आकर के उसमें मिलती है जिसका नाम है गिलगिट। गिलगिट एक नदी आती है जो इसकी सहायक नदी बन जाती है, जो आकर के इसमें मिल जाती है। तो गिलगिट किसकी सहायक नदी बन जाती है? सिंधु नदी की बन जाती है। जब सिंधु नदी और आगे बहती जाती है तो हम आपको बता दें कि एक और इसकी सहायक नदी बन जाती है जिसका नाम है स्वात। स्वात जो आती है, स्वात मिल जाती है काबुल नदी में। कौन सी नदी में? काबुल। और काबुल आकर के किस में मिल जाती है? सिंधु नदी में। देखिए, जब काबुल इसकी सहायक नदी बनती है, प्रमुख सहायक नदी काबुल पाकिस्तान में, तो काबुल की एक सहायक नदी होती है स्वात। जो स्वात है, स्वात जो नदी निकली हुई है, जहां से इसके पास से निकली हुई है, वहां पर एक घाटी है स्वात घाटी। स्वात घाटी को आपको हम बता दें कि पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। स्वात घाटी को किसका? पाकिस्तान का स्वर्ग। तो पाकिस्तान का स्वर्ग कही जाने वाली घाटी स्वात घाटी इसी स्वात नदी के किनारे स्थित है, जो कि पाकिस्तान की बात हुई है। ये पाकिस्तान की नदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इधर पे जो आई है, इधर पे जे काबुल नदी सिंधु नदी में मिली है, और जो काबुल की सहायक नदी है वो कौन सी है? स्वात नदी है। अब क्या होता है, देखिए, जब आगे यही सिंधु नदी चलती है तो आगे चलने पर इसी सिंधु नदी में एक और पाकिस्तान की सहायक नदी बन जाती है, और इस सिंधु नदी की जो सहायक नदी बनती है वो बनती है कुर्रम। कुर्रम आकर के इसमें मिल जाती है, तो कुर्रम इसकी सहायक नदी बन जाती है।
किसकी सहायक नदी बन जाती है? तो सिंधु नदी की, क्योंकि सिंधु नदी ऐसा आकार लेती जाती है और आगे कुर्रम मिलती है, और आगे जब यही सिंधु नदी जाती है तो एक और इसकी सहायक नदी बन जाती है जिसका नाम है गोमल। क्या? तो गोमल भी इसकी सहायक नदी बन जाती है। आगे जब यही चलती जाती है तो सिंधु नदी जब आगे चलती है तो इसमें और भी नदियां आकर के मिलती हैं भारत की, हम इनके बारे में बाद में बताते हैं। आगे चलती हुई ये कराची के पास पहुंच करके पाकिस्तान के और अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी में कुछ प्रमुख सहायक नदियां जो बताई हैं हमने आपको, जिसमें हमने आपको श्योक बताया, गिलगित बताया, काबुल बताया, कुर्रम बताया, गोमल बताया। जे इसकी जो नदियां थीं वो दाई सहायक नदियां थीं। जो भारत में से बनी हुई इसकी बाई सहायक नदियां हैं वे कौन कौन सी हैं? तो मैप के माध्यम से जो हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो सिंधु नदी तंत्र है, इस सिंधु नदी तंत्र में जो भारत में जिसका उद्गम हुआ है उसमें एक स्थान आता है, इसी के नीचे से निकली हुई एक नदी है बेरीनाग झील। बेरीनाग झील से एक नदी निकली है जिसका नाम है झेलम नदी। तो देखिए जो झेलम नदी निकली हुई है, ये कहां से निकली है? तो हिमाचल प्रदेश में बेरीनाग झील, या कह सकते हैं वहीं पर शेषनाग झील से निकली हुई झेलम नदी बहती जाती है और हिमाचल प्रदेश से निकली हुई आगे जाती है तो इसकी एक सहायक नदी बनती है किशन गंगा। किशन गंगा जो है, आपको हम बता दें कि किशन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है। जो किशन गंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौते के द्वारा चल रहा है, इसके बीच समझौता चल रहा है। जब यही किशन गंगा प्रोजेक्ट चलता है तो ये आपस में इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेद प्रकट करता है। आगे जब यही झेलम नदी चलती है, झेलम नदी की बात हुई है, झेलम नदी जब आगे चलती है तो एक इसमें झील आती है, झील का नाम है बूलर झील। मतलब इसके बीचों बीच जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की, वो बूलर झील इसी झेलम नदी के बीच स्थित है, जम्मू कश्मीर में। तो झेलम नदी इसी के बीच आई है। अब झेलम नदी के बीच बूलर झील आई है और बूलर झील जो है एक गोमक झील का उदाहरण है। अब ये गोमक झील क्या होता है, हम जब झीलों के बारे में विस्तार से पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये झील है, कौन प्रकार की झीलें कौन कहलाती हैं। अब जो हम बता दें कि जब झेलम आगे नदी बहती जाती है तो आगे चली जाती है, लेकिन क्या होता है उसी के नीचे से निकली हुई है एक दूसरी नदी, और दूसरी नदी जो निकली हुई है वो निकली है बड़ा लाचा दर्रा से। जो बड़ा लाचा दर्रा है तो बड़ा लाचा दर्रा से निकली हुई है एक नदी, और बड़ा लाचा नदी से जो मतलब बड़ा लाचा दर्रा से जो नदी निकली है वो दो नदियों से मिलकर बनी थी नदी। एक नदी निकली है छोटी चंद्रा और एक छोटी नदी निकली है भांगा। चंद्रा और भांगा के दोनों के संयुक्त रूप से मिलने पर एक नदी प्रकट होती है और जिसका नाम जाना जाता है चिनाब। तो चिनाब नदी जब आगे चलती है तो चलने के बाद आगे इसी में मिल जाती है कौन सी, जो हमारे ऊपर से आ रही थी झेलम नदी, वो इसमें प्रवेश कर जाती है। झेलम नदी मिलने के कारण अब क्या होता है, इसका जो नाम इधर पे स्थान बन जाता है, जो इधर पे झंडा या कह सकते हैं इधर पर झंग। तो झंग के नाम से जाने वाली जब दोनों मिलते हैं स्थान पर, तो जो स्थान जो इधर पर बनता है पाकिस्तान में, जो झंडा या झंग के नाम से जाना जाता है। अब हम आपको बताएं कि जब ये आपस में मिलकर के और चिनाब नदी जब आगे बढ़ती है, क्योंकि झेलम नदी जो मिली है वो चिनाब नदी में मिली थी, जो चिनाब नदी आ रही थी जो चंद्रा और भांगा की दोनों की संयुक्त रूप से मिलकर बनी थी। तो चिनाब नदी जब आगे चलती है तो उसमें एक और सहायक नदी बन जाती है उसकी, और उसका नाम है क्या, तो रावी जो निकली हुई है वो उसी के नीचे एक रोहतांग दर्रा है, इस रोहतांग दर्रे से निकली हुई है रावी नदी, और रावी नदी जो जाती है बहती हुई रावी नदी किससे मिल जाती है, तो इसी चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब नदी जब और आगे चलती है तो उसमें एक नदी और आगे मिलती है, तो उसका नाम है हमारा सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। लेकिन सतलज नदी जो निकली है, सतलज नदी का उद्गम भारत से नहीं हुआ है, सतलज नदी का उद्गम तिब्बत से हुआ है, और तिब्बत चीन का एक भाग है, राकसताल से हुआ है। इसका तिब्बत में राकसताल है, जो वहां से सतलज नदी का उद्गम होता है। और ये नदी जब आगे आती है, बहती आती है और भारत में प्रवेश करती है और आगे चलती है, तो इसमें एक नदी आकर के मिलती है, ब्यास नदी।
किसमें? सतलज नदी में। लेकिन ब्यास नदी कहां से निकली है? तो ब्यास नदी निकली है ब्यास कुंड, रोहतांग दर्रे के नीचे एक स्थान है ब्यास कुंड, ब्यास कुंड से निकली हुई है ब्यास नदी। और ब्यास नदी आकर के मिलती है किसमें? तो वो मिलती है हमारी सतलज नदी में। और जैसे ही ब्यास नदी जब सतलज नदी में मिलती है तो ये पंजाब के कपूरथला में मिलती है। ये कहां पर मिलती है? पंजाब के कपूरथला में मिलती है। और जब पंजाब के कपूरथला में जहां मिलती है वहां पर एक बैराज बनता है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हरि के बैराज। हरि के बैराज जो बनता है, हरि के बैराज बनने के बाद इधर पे आगे बढ़ती है यही नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। जब आगे बढ़ती है, जो ब्यास को आपस में मिला करके आगे बढ़ती है, यही सतलज नदी आगे चल के चिनाव में मिल जाती है। और चिनाव नदी फिर आगे जो चली आ रही थी, और जब चिनाव नदी इधर पे मिल जाती है सतलज में, तो और आगे जाने पर जो इधर तक, जिसको आगे चल के सिंधु नदी में मिलना है, सिंधु नदी में मिलने के लिए जो ये दूरी तय करती है, इधर से सतलज नदी के मिलने के बाद चिनाव नदी इस स्थान को जानती है पंचनद। एक कुल 48 किलोमीटर की दूरी बचती है, जो कि सतलज नदी को आपस में मिलाने के बाद जो चिनाव की दूरी बचती है सिंधु नदी तक आने में, वो 48, आपको मैप में दिखाई दे रहा है, 48 किलोमीटर की दूरी बचती है, जिसको पंचनद के नाम से जाना जाता है। तो हम आपको बता दें कि पहली जो नदी हमने आपको बताई थी वो सिंधु नदी बताई थी, जो सानो ख्वाबाब से निकली हुई है। और जब एंट्री घालती है हमारे जम्मू कश्मीर में तो दमचौक के नाम से जानी जाती है। जब इसको एग्जिट करती है, बाहर निकलती है, तो चिल्लास के स्थान के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही सिंधु नदी आने जाती है तो वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। इसकी सहायक नदियां जो बनी हैं वो झेलम नदी बनी, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकली हुई बैरीनांग या शेषनाग झील से झेलम नदी है। आगे जो एक बड़ा राचा दर्रा से निकली हुई है चिनाब नदी, जो चंद्रा और भागा का संयुक्त नदी मिलकर बनती है। तो ब्यास आगे चिनाब हो जाती है, फिर आगे रावी है, रावी के बाद फिर अगली जो सहायक नदी बनती है वो ब्यास बनती है, किसकी? सतलज नदी की। और सतलज नदी जो निकली है वो राकस्ताल तिब्बत से निकली है। तो इनकी जो आपस में सहायक नदियां बन जाती हैं सिंधु नदी की, वो बन जाती हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। और जो ब्यास और सतलज का आपस में जहां पर मतलब संगम होता है, उस स्थान को हरि के बैराज के नाम से जाना जाता है, जहां से इंदिरा सागर नहर निकली हुई है। तो इंदिरा सागर नहर जो हरि के बैराज वाले स्थान से निकली हुई है, ये पंजाब के कपूरथला में आता हुआ स्थान है। तो देखिए, जो हमने आज आपको पहले नंबर सिंधु नदी तंत्र के बारे में समझाया है, तो सिंधु नदी तंत्र में आपको बता दें कि इसकी जो दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है स्योक का। जो स्योक है, स्योक किसकी है? नुब्रा मिलकर के, दोनों स्योक और नुब्रा मिलकर के आगे आती हैं, पहले नंबर में इसमें मिलती हैं सिंधु नदी में। फिर इसके बाद गिलगिट मिलती है जो पाकिस्तान में मिलती है, काबुल भी मिलती है, पाकिस्तान में मिलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है। और जो स्वात इसकी सहायक नदी है, और स्वात घाटी भी बनती है, जिसको क्या कहा गया था? पाकिस्तान का स्वर्ग कहा गया था स्वात घाटी को। आगे पाकिस्तान में ही एक नदी इसकी जो दाएं सहायक नदी बनती है, कुर्रम बनती है और गोमल बनती है। तो स्योक, गिलगिट, स्वात, काबुल और कुर्रम, गोमल इसकी दाएं सहायक नदियां हैं। जबकि इसकी जो मतलब बाएं सहायक नदियां हैं उनमें नाम आता है सबसे पहले किशनगंगा। किशनगंगा जो कि झेलम में मिल जाती है, और झेलम किसे मिल जाती है? आगे चल के सिंधु में मिल जाती है। वही चिनाव आगे जाके इसमें मिल जाती है, क्योंकि झेलम मिल जाती है चिनाव में, और चिनाव मिल जाती है इसमें। जो रावी है, तो रावी भी किसमें? चिनाव में मिल जाती है। और फिर चिनाव किसे मिल जाती है? हमारी सिंधु नदी में मिल जाती है। और इसके बाद अगली आती है ब्यास नदी। ब्यास नदी जो है वो भी किसकी सहायक नदी बनती है? तो बता दें हम, सिंधु की बनती है। सतलज भी किसकी बनती है? तो सतलज भी बनती है हमारी किसकी? सिंधु नदी की बनती है। तो जो किशनगंगा, झेलम, चिनाव और रावी, सतलज जो इसकी, और ब्यास जिसकी जो सहायक नदियां बनती हैं, जी बनती हैं बाएं सहायक नदियां। जबकि जे स्योक, नुब्रा, गिलगिट, स्वात, काबुल, कुर्रम और गोमल जी बनती हैं इसकी दाएं सहायक नदियां। दाएं सहायक नदियां, इन दोनों के जो आपस में एक मिलकर के एक तंत्र बनता है नदियों का, उसको कहते हैं सिंधु नदी तंत्र, जो भारत और पाकिस्तान से मिलकर के बना हुआ तंत्र है। देखिए, जो सिंधु नदी तंत्र है उनमें जो नदियों के नाम हैं वे प्रमुख नदी हैं सिंधु, और इधर पे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब हम आपको बता दें कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच सिंधु जो समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता, सिंधु जल समझौता हुआ था, 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा करवाया गया था। इस
सिंधु जल समझौता में क्या बात कही गई थी कि जो ऊपर वाली जो पूर्व नदियां कहलाती हैं, 3 नदियां, सिंधु नदी और आपको बता दें झेलम नदी और चिनाब नदी, ये 3 सिंधु झेलम चिनाब कहलाती हैं कैसी नदियां, तो ये कहलाती हैं हमारी पूर्वी नदियां। और जो पश्चिमी नदियां कहलाती हैं तो रावी, ब्यास, सतलज, ये कहलाती हैं कौन सी, पश्चिमी नदियां। तो जो पूर्वी नदियां हैं ना, झेलम और सिंधु और चिनाब, इनका जो सिंधु जल समझौता में बात की गई थी वो ये की गई थी कि इसके 80% भाग का जो जल का उपयोग किया जाएगा वो पाकिस्तान करेगा, जबकि 20% का जो उपयोग करेगा वो कौन करेगा, हिंदुस्तान करेगा। जबकि जो नदियां थी नीचे पश्चिमी वाली नदियां जिनमें आती हैं रावी, ब्यास, सतलज, इनका 80% भाग हिंदुस्तान और 20% भाग पाकिस्तान यूज करेगा। ये सिंधु जल समझौता जो हुआ था वो वर्ल्ड बैंक द्वारा 1960 में करवाया गया था, आपको इसकी ध्यान रखना है। और इसकी जो स्कीम थी या किस स्कीम पर, किस योजना पर मतलब अप्लाई की गई थी, तो आपको बता दें कि यूएसए, अमेरिका की एक टेनेसी स्कीम थी। तो टेनेसी स्कीम पर इस वाली मतलब जो स्कीम की गई थी, इसको मतलब समझौता किया गया था, ये वहीं से लिया गया था, टेनेसी स्कीम पर आधारित थी, आपको इसका भी ध्यान रखना है। अब नदियां होती हैं 2 प्रकार की, नदियां 2 प्रकार की कौन कौन होती हैं, एक कहलाती हैं पूर्ववर्ती नदियां और एक कहलाती हैं कौन सी, अध्यारोपित नदियां। अब पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां कहलाती हैं कि जो अपने जल बहाव क्षेत्र से अपना स्थान परिवर्तित ना करें। जैसे कि हम बात करें सिंधु नदी, गंगा नदी, जहां से ये गुजरती हैं वहां पर अगर सामने चट्टान भी आ जाए ना तो ये चट्टान को काटती हुई और भेदती हुई, उसको भेदती हुई बीच से निकल जाती हैं। जबकि बात आती है जैसे कि दूसरी नदियां बताई हैं हमने आपको, अध्यारोपित नदियां। अध्यारोपित नदियां कहलाती हैं जैसे कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी, एक कुछ स्थान तक तो अपना बहाव क्षेत्र से एक अच्छी नदी मतलब रास्ता से जाती हैं, परंतु मृदा अपरदन के कारण ये अपना स्थान परिवर्तित कर जाती हैं और किसी भी दिशा में अपना रुख मोड़ लेती हैं। मतलब इनका स्थान जो है वो जल बहाव क्षेत्र के आधार पर अलग अलग हो जाता है, मतलब अपना रास्ता मोड़ लेती हैं, इनका कोई भी मतलब एक क्लियर स्थान नहीं रहता है, ये कहलाती हैं सी अध्यारोपित नदियां। अब हम आपको लिए चलते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। मैप के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है सिंधु नदी तंत्र। तो हम आपको बता ही चुके हैं कि जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो एक इसका उद्गम तिब्बत क्षेत्र में एक कैलाश पर्वत श्रेणी है। कैलाश पर्वत श्रेणी में एक बौखरुचु के निकट एक स्थान है सनो ख्वाबाब। हमने आपको अभी स्थान बताया था मैप के माध्यम से जब समझाया था कि एक हिमनद है सानो ख्वायाबाब। तो सानो ख्वायाबाब से निकली हुई सिंधु नदी आगे चल करके भारत में एंट्री करती हुई और पाकिस्तान में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। तो इसे तिब्बत में जहां से इसका उद्गम हुआ है वहां पर सिंधु नदी को शेरमुख या सिंगी खबान या शेरमुख के नाम से जाना जाता है। और जो अपना ये मुहाना बनाती है मतलब समापन करती है सिंधु नदी, तो वो करती है अरब सागर में। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो हमने आपको बता ही दी थी। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं वो श्योक, गिलगित, स्वात, काबुल, कुर्रम और गोमल, जिसकी दाएं सहायक नदियां हैं, जबकि बाएं सहायक नदियां किशनगंगा, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज जिसकी बाएं सहायक नदियां हैं। तो ये सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हुई हैं।